हेलो, दिस इज़ माय चैनल एसएसटी जोन डीएवी सोशल साइंस क्लास 8। हम कर रहे हैं चैप्टर 16 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, उसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी। डे टू डे लाइफ में हम समझते हैं पहले रूल्स क्या होते हैं, रूल्स की क्यों ज़रूरत है। फैमिली हमारे सोसाइटी का ना एक बेसिक यूनिट होता है फैमिली, ठीक है। और इस सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं। हम ना स्टार्ट कर रहे हैं एकदम ज़ीरो पॉइंट से, यानी सबसे पहला बेसिक यूनिट हमारे पास फैमिली है। फैमिली हमारी कहाँ पर है, हमारी सोसाइटी में है। सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मैरिज सिस्टम, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। स्कूल के लिए हमारे मतलब एजुकेशन में हो गया स्कूल, कॉलेजेस, रिलीजियस हो गया हमारे टेम्पल, मॉस्क, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी डिपेंड ऑन सर्टन रूल्स एंड लॉज। जो हमारा सोसाइटी है वो अच्छे से फंक्शन करे, अच्छे से काम करे, उसके लिए ज़रूरत है कुछ सर्टन रूल्स और लॉज की। सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि डस्टबिन रखा, आपको जो आपके पास गार्बेज है, कोई केले का छिलका, कुछ आपको कूड़ा है, वो कहाँ डालना है, आपको डस्टबिन में डालना है, जिससे आपका सोसाइटी क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। ऐसे ही बहुत सारे रूल्स और लॉज हैं जो हमारी सोसाइटी में सारे फंक्शंस को अच्छे से चलाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, जुडिशरी कैसे काम करती है, इन सब के लिए रूल्स और लॉज हैं। तो रूल्स और लॉज जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कंट्री और कम्युनिटी, यानी जो रूल्स और लॉज हैं वो हमने ही उसे डिसाइड किया है टू रेगुलेट पीपल्स एक्शन, हमारे एक्शंस को रेगुलेट करने के लिए कि हमें कैसे काम करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि एक ट्रैफिक रूल्स को हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। विदाउट देम एवरीवन वुड फील अनसेफ, क्या उसके बिना हम सेफ फील करेंगे, अनसेफ। अगर ट्रैफिक रूल हर कोई फॉलो करता है तो हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं। अगर ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया जाएगा तो किसी की भी गाड़ी किसी को भी टक्कर मार सकती है। तो इस तरीके से रूल्स हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस हेल्प इन रेगुलेट टू डे लाइफ। रूल्स और रेगुलेशंस हमारे डे टू डे लाइफ को रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं रूल ऑफ लॉ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को समझाऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमें समझना है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है जिसमें हमारे रूल्स हैं, लॉज हैं कि हमारे कंट्री को कैसे रन किया जाएगा। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ मीन्स मालूम है आपको, लॉ मीन्स कानून। जो हमारे लॉज बने हुए हैं कि हमें कैसे किस चीज़ को कैसे करना होता है, जो हमारे लॉज हैं उसके सामने हर सिटीज़न क्या है, इक्वल है। चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वुमेन हो, हर कोई क्या है, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। सबके लिए सेम लॉज होंगे, किसको क्या करना है नहीं करना उसके लिए सेम होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ। यानी हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत सारी प्रोविज़न्स बनाती है, बट गवर्नमेंट अपना सारा काम अकॉर्डिंग टू रूल करती है। यानी कोई पीपल हम पर लॉ रूल नहीं करता है, कंट्री में कोई पीपल रूल नहीं कर रहा, हमारे लॉज के अकॉर्डिंग ही रूल किया जा रहा है, यानी हमारे लॉ रूल करता है। कोई पर्सन नहीं है यहाँ पे सुपीरियर, यहाँ लॉ सुपीरियर है। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस। यानी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इन चारों बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कास्ट बेस पे नहीं होना चाहिए, रिलीजन बेस पे भी नहीं होना चाहिए, सेक्स और सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस यानी अमीर या गरीब होने के, या फिर किसी का बहुत फेम है किसी का फेम कम है, इस बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एवरीवन मस्ट फॉलो द लॉ इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी सिटीजन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। रूल ऑफ लॉ इज़ द, हाँ ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं, या तो ऑर्डिनरी सिटीज़न के लिए भी सेम है, सबको फॉलो करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी करना चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी करना चाहिए, यानी हमारे लीडर्स को भी करना चाहिए। इसका हम एक एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल से दोबारा लेते हैं। अगर किसी ने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक किया, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे वो कोई प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो या ऑर्डिनरी सिटीज़न हो, सबके लिए सेम
जो है पेनल्टी होगी सेम फाइन होगा, ठीक है, किसी के लिए डिफरेंट नहीं होगा, ये किसी को भी अलाउ नहीं होगा ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने का। तो रूल ऑफ लॉ इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के लिए रूल ऑफ लॉ एक फाउंडेशन का काम करता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऐसा गवर्नमेंट जो लोगों ने बनाए हैं, हम पीपल्स ने जिन गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है वही डेमोक्रेसी है। यानी रूल्स मेड भी हमारे द्वारा ही हैं, यानी जैसे भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनाया, तो इनडायरेक्टली वो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी है यानी जिसमें सभी कोई वोट डाल के अपने लीडर्स को चुनते हैं, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। इन दिस बेसिस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी, इट इज़ द बेसिस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी, सोसाइटी के लिए एक इक्वालिटी सोसाइटी का एक बेस बनाता है। पीपल इन पावर मस्ट नॉट आर्टिबिट्रली और अनलॉफुली, जो लोग पावर में है मतलब जो गवर्नमेंट है, यानी जो हमारे लीडर्स हैं वो, या फिर कोई जो हाईएस्ट पोस्ट पे जुडिशरी में है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जिनके पास पावर है किस काम करे, चाहे पुलिस, इन लोगों को आर्टिबिट्रली और अनलॉफुली नहीं होना चाहिए। आपकी बुक में भी ये वर्ड है, इसका मतलब मनमाना नहीं होना चाहिए और लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। लॉ प्रोटेक्ट्स द कॉमन पीपल सो दे कैन एंजॉय इक्वल राइट्स, इक्वल राइट रिक्वायर इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यानी जो लॉ है वो हमारे क्या करता है, पीपल को इंजॉय राइट्स इंजॉय करता है। लॉज जो है, अगर हमें फ्रीडम टू इक्वालिटी है, फ्रीडम टू स्पीच है, हमारे जो राइट्स है वो हमारे लॉज ही प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इक्वल राइट रिक्वायर, अगर हमारे पास हमें कोई राइट मिला है तो हमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी, ठीक है ना। अगर हमारा राइट है कि हमें क्लीन एटमॉस्फेयर में रहना, ये हमारा राइट है, तो हमें क्लीन एटमॉस्फेयर रखने के लिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उसको क्लीन रखें, ठीक है। अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ अ फंडामेंटल रूल्स ऑफ अ कंट्री। हमारे जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल के कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें फॉलो करना होता है। इसी तरीके से हम जिस कंट्री में रहते हैं उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को एक बुक में लिखा गया है। ये जो फंडामेंटल रूल्स हैं हमारी कंट्री के, उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इज़ अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल रूल्स, हमारी कंट्री का फंडामेंटल रूल, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है? देखो, पावर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन, गवर्नमेंट ऑर्गन्स जो हैं उनके पावर क्या हैं और वो कैसे काम करेगा। पावर और फंक्शन मीन्स काम कैसे करेगा, वो एक्सप्लेन करता है। रिलेशनशिप एमंग गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए वो बताएगा। गवर्नमेंट ऑर्गन्स मीन्स आप समझ लो कि जो कितने सारे हमारे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर्स है, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, वो कि लेजिस्लेचर के पास कितना पावर होता है, एग्जीक्यूटिव के पास कितना पावर होता है, कौन किन पावर्स का कैसे यूज़ कर सकता है, इन चीज़ों को डिफाइन किया। लॉज कैसे लाए जाएंगे, लॉज को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा कंट्री में, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही एक्सप्लेन करती है। राइट ऑफ सिटीजन्स, हम सिटीजन्स के राइट्स जो हैं वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, लोगों के और गवर्नमेंट के बीच कैसा रिलेशनशिप होगा, यानी गवर्नमेंट क्या क्या हम पे इम्पोज कर सकती है, सिटीज़न कब किन चीज़ों को डिनाई कर सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पाइवट ऑफ डेमोक्रेसी, द प्राइमरीली सोर्स ऑफ ऑल लॉज। देखो, हर जगह के लॉज बाद में और डेवलप हुए हैं, जैसे पुलिस में अलग लॉज होंगे कि जैसे ट्रैफिक रूल बाद में इम्पोज हुआ, तो और कई सारे लॉज कि हमें कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं, वो सारे लॉज बाद में बनाए जाते हैं। बट प्राइमरी उसका सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कोई भी लॉ बनाया जाएगा तो हमारा फंडामेंटल राइट उससे जो है ना वॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड डिटेल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच लॉज आर मेड एंड द कंट्री फंक्शन। लॉज बनाए जाते हैं, कंट्री का और फंक्शन कैसे करता है वो बनाए जाते हैं, वो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लॉज रिटन है, हमारे कंट्री में कैसे क्या काम होना है वो रिटन है। इन शॉर्ट हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक बुक
ए सेट ऑफ रूल बुक, यानी एक ऐसा रूल बुक है जिसमें बहुत सारे हमारे रूल्स लिखे हुए हैं, जिसमें पावर फंक्शन गवर्नमेंट्स के, गवर्नमेंट ऑर्गन्स के बीच कैसे होना चाहिए, स्टेट यूनियन के बीच कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, लोगों के सिटीजन्स कैसे का राइट्स क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। अब देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कॉमन रूल्स, ठीक है, प्रिंसिपल एंड लॉज इज एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल, एक सेकेंड, ऑलमोस्ट ऑल पीपल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ एंड गवर्नेंस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स हैं वो हर इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल ने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ इन रूल्स को होना चाहिए। रूल्स तो बहुत बन सकते हैं पर उनको लोगों से एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द पीपल ने इसे एक्सेप्ट किया है और इसके गवर्नेंस को एक्सेप्ट किया है। अब नीड और पर्पस हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं, क्या है इंडिया का पर्पस, कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद फिजिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी। इंडिया क्या है, फिजिकल डाइवर्स है, कल्चरल डाइवर्स है, सोशल डाइवर्स है, यानी उसके आपको पता ही है कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं वो है कोस्टल एरियाज़ है, कल्चरल है, कहीं पे किसी तरीके का कल्चर है, कहीं पे किसी तरीके का कल्चर है, सोशल डाइवर्सिटी है, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट रीजन्स हमारे और लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। लाइफ स्टाइल, बिलीफ एंड एक्शंस वेरी वाइडली, यानी सबके लाइफ स्टाइल्स अलग हैं, बिलीफ्स अलग हैं, किसी को किसी तरीके से पूजा करना पसंद है, किसी को कोई काम करना पसंद है, किसी का कुछ खाना है, तो बहुत सारे हैं। अगर इतने डिफरेंशिएट के बीच में अगर कोई एक लॉ बनाया जाता है तो उसे फॉलो करना एक बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी, तो और सबके हिसाब से अलग अलग लॉज बनाए जाएंगे तो कंट्री में यूनिटी नहीं रहेगी। इसीलिए देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स एक्सेप्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल। तो कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड कर रही है जो ऑलमोस्ट सभी को एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं डिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ कंट्री। ये कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करती है, यानी कि इलेक्शन होना, गवर्नमेंट का चुना जाना और किस टाइप का डेमोक्रेटिक हमारा ये पॉलिटिकल सिस्टम है, उन चीज़ों को वो डिफाइन करता है कि किस तरीके की कंट्री में गवर्नमेंट रहेगी। प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग भी हमारा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी जो भी हमारे लॉज होंगे वो हमारे पार्लियामेंट में क्या कहते हैं मेजॉरिटी के साथ उसके गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनना चाहिए। ले डाउन द रूल्स ऑफ रेगुलेट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स उसमें बताए होते हैं किस तरीके से उन्हें गवर्न करना है अपनी कंट्री को, कंट्री में किस तरीके से चीज़ें अप्लाई की जाएगी। प्रिवेंट मिसयूज़ ऑफ पावर एंड अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, यानी किसी के पास जो पावर है वो उसका मिसयूज़ ना करे, अथॉरिटी जो है अब्यूज़ ना करे अपने पावर्स का, ठीक है, इससे हमें बचाती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितने राइट्स हैं, प्रेसिडेंट के पास कितने राइट्स हैं, वो किन चीज़ों को कर सकते हैं, किन चीज़ों को वो नहीं कर सकते हैं। प्रोटेक्ट सिटीज़न फ्रॉम आर्बिट्रेरी एंड डिक्टोरियल एक्शंस, और सिटीजन्स को भी बचाता है कि कोई भी जो पर्सन पावर में है वो अपने आर्बिट्रेरी और डिक्टोरियल एक्शंस से एक्शन ना करे, यानी कोई अपने मनमाने ढंग से हमारी कंट्री को रूल नहीं कर सकता। गारंटी फंडामेंटल राइट एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमारे फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है और हम लॉ के सामने सब के सब बराबर हैं, ये हमें गारंटीड करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या क्या बता रहा है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम बता रहा है, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हमारे को प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी डिसीजन होगा कंट्री के वेलफेयर के लिए, कंट्री के अच्छे के लिए, वो डेमोक्रेटिक तरीके से होगा। यानी कोई अगर जैसे किसान के लिए कोई लॉ लाया गया था तो किसान को एक्सेप्ट नहीं है तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो इससे गवर्नमेंट को पता चला कि नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है कि उनकी जो इंटरेस्ट है उसको भी ध्यान में रख के ये डिसीजंस लिए जाएं। इसी तरीके से पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकते बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनके पावर्स को लिमिट कर देता है और हमारे फंडामेंटल राइट और इक्वलिटी बिफोर लॉ को भी हमें गारंटी करता है। इंश्योर दैट माइनॉरिटीज़ आर प्रोटेक्टेड एंड नॉट डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स। अब देखो
माइनॉरिटीज़ कौन से होते हैं? कुछ लोग जो हमारी कंट्री में जिनके नंबर्स कम है वो माइनॉरिटीज़ में कहे जाते हैं। माइनॉरिटीज़ को ये क्या प्रोवाइड करता है कि जो इनको डिप्राइव ना किया जाए, इनके बेनिफिट्स को ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि वो नंबर में कम है तो वो डेमोक्रेटिक तरीके से बहुत ज़्यादा उनके डिसीजन मेकिंग में वो पार्ट नहीं ले पाएंगे, बट उनके बेनिफिट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उनको ध्यान में रखा जाएगा। प्रिवेंट द मेजोरिटी फ्रॉम डोमिनेटिंग माइनॉरिटी, मेजोरिटी जो है ना डोमिनेट ना करे माइनॉरिटी को, ये भी कोशिश की जाती है। अगर मेजोरिटी में ज़्यादा लोग हैं तो बोलेंगे नहीं हम जैसे फॉलो कर रहे हैं आप वैसे ही करो, तो ये भी चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है कि माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, नेशनलिटी मतलब यूनिटी हमारी बनाती है, ये इंटीग्रिटी रखती है, जिसे स्टेट और यूनियन के बीच में ये तालमेल रखती है, जिससे हमारी यूनिटी बनी रहती है। सेफ गार्ड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का सेफ गार्ड है। क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर? जैसे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम होना चाहिए, लोगों के राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बचे रहने चाहिए। ये हमारे सेफ गार्ड्स हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमारा बचाता है। प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट, यानी वुमेन के इंटरेस्ट को, पुअर के इंटरेस्ट को, और चाइल्ड इंटरेस्ट, इन सब के इंटरेस्ट, इन सब की जो फ़ायदे की चीज़ें हैं उसको ये प्रोटेक्ट करता है। हेल्प इन अचीविंग द गोल ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जो भी गोल्स हैं उसको अचीव करने में हेल्प करता है। एक्ट एज अ बेसिस ऑफ लाइफ एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये कंट्री को गवर्न करने में हमारी हेल्प करता है। सर्व एज अ मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर नीड के अकॉर्डिंग ये मल्टीपर्पज़ डॉक्यूमेंट है जो हमारी कंट्री के फ्यूचर के लिए, कंट्री के वेल बीइंग के लिए, कंट्री को अच्छे से रन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नीड एंड पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया। अब हम विज़न एंड वैल्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। आखिर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विज़न क्या था, कैसे बनाया गया, इसके वैल्यूज़ क्या क्या थे? देखो, एक कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इट्स डिस्टिंक्टिव फ्यूचर कल्चर एंड इथोस। कोई भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कंट्री कैसे कल्चर, कैसे फीचर्स और कैसे इथोस को लेकर रहता है ना, वो हमें बताता है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन से निकल के आया। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन मीन्स जो पहले मोनार्क होता था उन कंट्रीज़ में, तो मोनार्क को हटा के, जैसे फ्रांस में मोनार्क था, मोनार्क को हटा के लोगों ने रिवॉल्यूशंस किए, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड किया, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उस तरीके से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन आया। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ब्रिटिश में कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है और डेवलप थ्रू ग्रेजुअल इवोल्यूशन, धीरे धीरे टाइम के हिसाब से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना है और लिखा हुआ नहीं है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अनरिटन, ठीक है, और वो लिखा हुआ नहीं है, ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो फ्रांस का कैसे हुआ कि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, यानी मोनार्क से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर आ गए। बट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रिजल्ट ऑफ सीरियस डेलिब्रेशन, यानी बैठ के काफ़ी बड़ी 2 साल की जब डिस्कशन हुआ उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉल्ड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी जब डेलिब्रेशन, सीरियस डेलिब्रेशन, ये बैठ के हर चीज़ के बारे में, हर एक मुद्दे के बारे में बढ़िया से जब डिबेट हुए, तो उन डिबेट्स के रिजल्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो बॉडी है उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, ये हमारी इलेक्टेड बॉडी थी पर इनडायरेक्टली थी। जब हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स थे तो कुछ जो जगह थी, मतलब कुछ जो स्टेट थे जो ब्रिटिशर्स के पास थे, उन स्टेट्स पे इलेक्शंस हुआ करते थे। तो वो इलेक्शंस जो होते थे उसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इनडायरेक्टली, मतलब हमने ही इलेक्ट किए थे, तो हमारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी कहे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने जो रिप्रेजेंट किया है इंडिया, जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस में भी जो लोग हुआ करते थे पहले,
जैसे महात्मा गांधी और बहुत सारे जो लीडर्स हुआ करते थे, वो भी किसी न किसी एरिया से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। ठीक है, तो मेंबर रिप्रेजेंटेड वेरियस कम्युनिटी, यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन थे, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। यानी हिंदू को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे। एंग्लो इंडियंस किसे कहते हैं? यानी वो इंडियंस जिनके मदर या फादर कोई भी एक ब्रिटिशर्स हो, ठीक है, और कोई एक इंडियन हो, तो वो हमारे एंग्लो इंडियंस हो जाएंगे। क्रिश्चियंस भी थे, हरिजन्स यानी शेड्यूल कास्ट भी थे, पारसीज भी थे। तो ये सारे वेरियस कम्युनिटीज़ थे जिनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। तो कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स के नेम हम पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू, और ये आपको याद भी रखने हैं, जवाहरलाल नेहरू आपको पता है, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे, मौलाना आज़ाद, के.एम. मुंशी, जे.वी. कृपलानी, सी राजगोपालचारी, पाताभाई सीतारामैया, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन, एम. गोपाल स्वामी अयंगर, और कुछ 15 वुमेन्स भी थी जिसमें सुचेता कृपलानी थी, एक मिनट, और सरोजनी नायडू थी, और राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, 15 वुमेन्स थी जिसमें से 3 के नाम हम पढ़ रहे हैं, आपको याद रखना है, जो MCQs में आ सकते हैं। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, अब द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम समझने करते हैं। सबसे पहले हम प्रीएम्बल का मतलब समझते हैं। प्रीएम्बल क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ना इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट, मतलब किसी भी बुक का जो इंडेक्स होता है ना, इस तरीके का है हमारा प्रीएम्बल, यानी इंट्रोडक्शन है कि आखिर हमारे प्रीएम्बल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या मेन चीज़ें हैं। तो प्रीएम्बल इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। इट एक्सप्लेन द पॉलिटिकल फिलॉसफी, एम, ऑब्जेक्टिव, बेसिक पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बताता है कि हमारी कंट्री की पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसी है, यानी ये कैसे, यहाँ यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी इसकी डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ठीक है, और ये इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम ये चाहते हैं कि कोई भी सेक्शन माइनॉरिटी का सेग्रीगेट होकर ना रहे, हमारा एक ये एम है। क्योंकि हम डिप्राइव हुए, हमारा बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो हम यहाँ ये नहीं चाहते कि यहाँ फिर से किसी ऐसा सेक्शन का डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर उनको एक्सप्लॉयट किया जाए। तो हमारी फिलॉसफी यहाँ पे क्लियर थी। इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी पूरी कंट्री, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी बेस पे बना है। ठीक है, द प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसिएबल विच मीन इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब देखो, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब समझो। ये जो वर्ड्स हैं इसमें, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन जस्टिएबल का मतलब है हम इसके बेस पे ना कोर्ट में जाके खड़े नहीं हो सकते। प्रियम्बल के बेस पे हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कुछ लिखा है कि हमारा फ्रीडम टू राइट है, तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा फ्रीडम टू राइट है वो वायलेट हो रहा है, तो हम इसके लिए जा सकते हैं। बट जो वर्ड्स हमारे ये प्रियम्बल में लिखा है, इन वर्ड्स को नॉन जस्टिसिएबल कहा गया, यानी इसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। कोर्ट में हम जाके इस चीज़ की डिमांड नहीं कह सकते कि इसमें भाई फ्रेटर्निटी लिखा है, इक्वलिटी लिखा है, तो हमारे साथ इक्वलिटी का बिहेवियर नहीं हो रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते। ये सिर्फ हमें क्या है, हमें एक गाइडलाइन देने के लिए ये वर्ड्स है। हाँ, बस प्रियम्बल का यूज़ हो सकता है। हाउएवर कोर्ट यूज द प्रियम्बल एज अ की ऑफ इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेट करने के लिए ये इन वर्ड्स को यूज़ कर सकती है। दिस इज जस्ट ए इंट्रोडक्शनरी वर्ड्स। इस वर्ड को लेकर हम कोर्ट में जाके अपने आप के लिए बोल नहीं सकते कि यहाँ प्रियम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है और ये हो रहा है। तो ये एक इंट्रोडक्शनरी है, इसको हम कोर्ट में इसको नॉन जस्टिसिएबल माना जाता है। ये वर्ड याद रखना है, नॉन जस्टिसिएबल माना जाता है प्रियम्बल, यानी हम कोर्ट में इन वर्ड्स को लेके अगेंस्ट नहीं जा सकते कि हमारा ये वायलेट हो रहा है या इसको कंट्री फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। द प्रियम्बल में हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल क्या है। स्टेट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारी अथॉरिटी को डिफाइन करिए। रिफ्लेक्ट द आइडियल एंड वैल्यूज ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, ये हमारे आइडियल और वैल्यूज बता रही है। जैसे कि इसमें क्या है,
इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, सोवेरियन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, ये सारे वर्ड्स हैं वो हमारे आइडियल और वैल्यूज़ को क्या कर रही है, शो कर रही है। गाइड द गवर्नमेंट एंड सिटीजन इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए ये गाइड कर रही है। हेल्प द जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रेशन, और जुडिशरी को हेल्प करती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में। इंटरप्रेट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जब को भी कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में, कि आखिर इस वर्ड्स को किस तरीके से सोच के क्या लॉ बनाया गया। अब ये आइडियल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये क्या गारंटी करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटी ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम फॉर ऑल सिटीजन, जस्टिस देती है सभी को, इक्वालिटी देती है, फ्रीडम देती है सारे सिटीजन। कंसर्न क्या है, फीडिंग द हंग्री, क्लोथिंग द पुअर, एंडिंग एक्सप्लॉयटेशन, ये एक मेन चीज़ है, यानी हंग्री लोग नहीं होने चाहिए, हमारे लोगों में भूखे को खाना खिलाना और सबको कपड़ा देना है और एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म करना है। ये 3 कंसर्न था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले के पास ये सबसे बड़ी मोटो थी, ये सबसे बड़ा एम था कि खाना मिलना चाहिए, कपड़े मिलने चाहिए और एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म होना चाहिए। स्पेशल फोकस था डिप्राइव और डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जैसे मैंने बताया था कि एम तो क्लियर था, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनका ऊपर फोकस रखना है कि उनको डिप्राइव नहीं करना है, डिप्रेस नहीं करना है। अब द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसका नेचर समझते हैं कि आखिर नेचर क्या है इसके, स्टेट हमारे इंडियन स्टेट का नहीं, स्टेट इज द प्रियम्बल, इंडिया इज डिक्लेयर टू बी ए सोवेरियन कंट्री, हमारी कंट्री को सोवेरियन कंट्री कहा जाएगा, यानी फुल्ली इंडिपेंडेंट, यानी हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी होता है तो बाहर से कोई भी कंट्री उसमें हाथ नहीं लगा सकती, कोई भी कंट्री कुछ भी नहीं बोल सकती, ना ही कुछ कर सकती है, ठीक है। हमारे फैसले जो होंगे उस पर किसी और कंट्री का कोई भी राइट नहीं है। हमारे जो मतलब फॉरेन के फैसले होंगे, यानी किसी कंट्री से वॉर हो रहा है, किसी कंट्री से हम ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में हम फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं। सोशलिस्ट हैं, यानी एम टू सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। सोशलिस्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट का काम है सोसाइटी में थोड़ा सा बैलेंस बनाना, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी की कोशिश करना, यानी कुछ वेलफेयर जो लोग पीछे हैं उनके वेलफेयर के लिए कुछ कदम उठाना जिससे सोसाइटी में इक्वलिटी बनाने की कोशिश की जा सके। सेकुलर यानी हमारी कंट्री कोई रिलीजियन फॉलो नहीं करती, सारे रिलीजियन को इक्वली ट्रीट करती है। डेमोक्रेटिक है, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, वेरी क्लियर। डेमोक्रेटिक मतलब कि गवर्नमेंट को लोग करते हैं चूज़। रिपब्लिक है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड और हेरिटरी। हम ये जो भी पढ़ रहे हैं ना, इसको हम चैप्टर में आगे एक बार और करने वाले हैं, तो इसको मैंने अभी 1 लाइन में दिया है, इसका हमारे चैप्टर में बहुत ज़्यादा आगे डिस्क्रिप्शन है, तो हम समझते हैं। रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट हमारा इलेक्टेड है, यानी प्रेसिडेंट है हमारे पास, इसलिए हमारी कंट्री को रिपब्लिक कहा जाता है। अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं हम प्रियम्बल का। प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। जस्टिस 3 तरीके के हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस होता है कि सोशल इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना, यानी कास्ट सिस्टम, और जैसे रिच पुअर वाला और कास्ट सिस्टम होना, जैसे कि मैन वुमेन का, तो ये सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी ख़त्म होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़, यानी लोगों के बीच में कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, तो इसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वल पॉलिटिकल राइट, यानी चाहे कोई किसी का फैमिली मेम्बर पहले से पॉलिटिक्स में है, कोई बाद में आ रहा है, या फिर हमारे वोट देने के राइट्स को लेके हो गए, तो किसी भी तरीके की पॉलिटिकल जस्टिस, सबको पॉलिटिकल राइट्स सेम होने चाहिए, कि हर किसी को राइट टू इलेक्शन होना चाहिए, किसी को भी इलेक्शन में कम्पीट करने का राइट होना चाहिए, किसी को भी वोट डालने का राइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी जस्टिस हो गई। अब हम लिबर्टी समझते हैं। हमारी लिबर्टी कौन कौन से, लिबर्टी ऑफ थॉट, हमें सोचने की लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है, लिबर्टी ऑफ फेथ है, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है। ये भी आपको समझ में आ रहा है कि हमें सोचने की है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है, हमारे बिलीफ, फेथ और वर्शिप, इन सब की हमारे पास लिबर्टी है, पूजा करने की, ये सारी है। इसके बाद थर्ड चीज़ है ऑब्जेक्टिव हमारा, ये इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए। इक्वलिटी होनी चाहिए कैसी, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी अमंग ऑल, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी अमंग ऑल।
यानी देखो स्टेटस में सबको इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको, जैसे किसी को पहले कोई बड़े स्टेटस दे देते कि भी आप ऐसे हैं, या फिर किसी को बड़े बड़े वो क्या कहते थे उसको हम क्या कहते थे स्टेटस, यानी बड़े बड़े ना उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे वो सारे जो है ना वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी हर किसी को हर जॉब में जाने की अपॉर्चुनिटी, रहने की अपॉर्चुनिटी, हर काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और इक्वलिटी अपने आप को प्रूव करने की भी सबको छूट होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी होता है मिलजुल के रहना। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, हर किसी की अपनी डिग्निटी होनी चाहिए। यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी होनी चाहिए कंट्री में और आपस में मेलजोल होना चाहिए। तो ये हो गया फ्रेटर्निटी, मीन्स आपसी मेल भाव ऐसा होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्लेंड ऑफ गुड फीचर्स एंड सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस के गुड फीचर्स को ले के बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड वाला जो चीज़ है वो यानी किंग और क्वीन होने का जो है ये उसने उससे लिया है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल, यानी प्रियम्बल का आइडिया लिया है। कैबिनेट सिस्टम, हमारे जो पार्लियामेंट में उसमें कैबिनेट सिस्टम होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर का एक कैबिनेट होता है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उसे हम कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। ये हमने ब्रिटिश से लिया है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमने ब्रिटिश से लिया है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि जहाँ पे दो लेजिस्लेचर होंगे, यानी दो लोकसभा राज्यसभा, 2 लेजिस्लेचर होंगे, तो ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मेकिंग लोकसभा मोर पावरफुल राज्यसभा देन पावर, ये भी हमने लिया कि लोकसभा, क्योंकि उसमें लोगों जो मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, उन्हें हमने इलेक्ट किया है तो वो ज़्यादा पावरफुल होगी रेदर देन द राज्यसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव, यानी हमारा जैसे कोई फॉरेन मिनिस्टर बोलेगा मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर बोलेगा नहीं मेरा काम अच्छा नहीं है, तो ये सब अलग अलग इंडिपेंडेंट होके भी इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री को अच्छे से रन करने की। ठीक है। लोकसभा स्पीकर होने के लिए भी क्या है, ये हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। द प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को क्या क्या प्रिविलेज मिलना चाहिए, क्या क्या फ़ायदा मिलना चाहिए, सारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारा यानी जो प्रेसिडेंट होंगे, आइडिया ऑफ प्रियम्बल, ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल बनाना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर और प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सारी चीज़ें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली हैं। अब हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, हमने लिया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम, फेडरल सिस्टम क्या है, जब गवर्नमेंट की 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स होंगे। हमारे पास सेंटर में गवर्नमेंट है यानी यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है यानी पंचायती राज या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स। तो ये हमारा फेडरल सिस्टम है। ठीक है। ये अमेरिका में भी फॉलो होता है। हेड ऑफ द स्टेट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंट, यानी हमने हेड इज़ द ऑफ स्टेट को हमने प्रेसिडेंट कहा, ये भी हमने इनसे लिया। प्रोविज़न फॉर अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न भी हमने अमेरिका से लिया। प्रोविंसेस आर नॉन एज स्टेट, प्रोविंसेस क्या होते हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं उसको हम प्रोविंस कहते हैं। ठीक है। ये भी हमने यहाँ से लिया। राज्यसभा इन इंडिया रिप्रेजेंट स्टेट लाइक यूएस सेनेट, राज्यसभा के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो जैसे इसमें अमेरिकन में यूएस सेनेट से कहा जाता है, वैसे ही हमने इंडिया में भी रिप्रेजेंट किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा हम देखते हैं। यहाँ से हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स लिया है। इंडिया को हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा, यानी ये कनाडा से लिया हुआ है कि इंडिया जो है सारे स्टेट्स का मिला हुआ रूप है इंडिया, यानी सारे स्टेट्स को मिला दो तो यूनियन ऑफ स्टेट्स हो गया। तो ये इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से लिया है इसने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कहाँ से ली है, USSR से ली है। तो फंडामेंटल राइट्स तो हमने बहुत पढ़ ली, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है एज ए सिटीज़न, वो हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया है। USSR मतलब रशिया से लिया है। आयरलैंड से हमने DPSP लिया है। ठीक है। अब की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बहुत ही यूनिक है। क्यों है यूनिक ये देखते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
यूनिक नेचर में है, एडॉप्टेड है, मॉडिफाइड है, बेस्ट फीचर मैनी वर्ल्ड। अब हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन मिला के कुछ अच्छा ले लिया, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक और अब सबसे बेस्ट हो गया। दीज फीचर्स वर एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन नीड्स एंड कंडीशन। और ये जो फीचर्स हमने अडॉप्ट किए हैं वो सारी इंडिया में जो लोगों की नीड्स हैं और कंडीशन है उस पर हमने लिया है। द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल वर कैप्ट इन माइंड। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ उठाया गया, बहुत ज़्यादा उसकी स्टडी की गई और ये ध्यान में रखा गया कि इंडिया के पीपल के लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कहा जाता है। इट कंटेन 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स। ये जो है 22 पार्ट्स, ये अभी 25 पार्ट्स हैं। ये तब के हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, तब यहाँ पे 22 पार्ट्स होते थे, अब यहाँ पे 25 पार्ट्स हैं। 395 आर्टिकल्स ये भी उसी टाइम के हैं और 12 शेड्यूल्स है। शेड्यूल्स तो 12 ही हैं और इसका आर्टिकल हमारे ख्याल से 498 समथिंग आर्टिकल्स हैं। तो ये हमारे रिसेंट के हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया। आपके बुक में ये पुराने वाले मेंशन नहीं है, ये तो पुराने वाले जो हैं जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तभी के हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टुक 2 years 11 month 18 days टू प्रिपेयर इट। इसको कितना टाइम लगा था? 2 year लगा, 11 month लगा और 18 days लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फाइनल ये ड्राफ्ट हो गया था हमारा 26 नवंबर को और 26 जनवरी 1950 को ये काम में आया था, यानी इसको फोर्स अप्लाई किया गया। थर्ड हम की फीचर पढ़ते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सारी कंट्रीज़ में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया था ब्रिटेन का। ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है। इट वॉज फ्रेम्ड एंड इनेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। से फ्रेम यानी लिखा गया कि पहले तो इसके वो बनाएंगे, बेसिक बनाएंगे। फ्रेम का मतलब होता है कि क्या क्या हमें चाहिए, पहले हमने मोटा मोटा लिखा, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, फिर उसके बाद उसको अच्छे से फ्रेम किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रिसाइडेड ओवर द असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस असेंबली को प्रिसाइड किया, यानी इसको प्रिसाइड मतलब होता है कि उन्होंने इसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइड मतलब आगे से उन्होंने समझाया, उनको स्पीकर की तरह जैसे हम बोलेंगे प्रिसाइड किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफ़िकल्ट टू अमेंड। रिजिड मतलब होता है ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है अमेंड करना। फ्लेक्सिबल होता है जिसको ईजिली अमेंड किया जा सकता है। यानी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर जो एमपीज़ हैं उनकी सैलरी बढ़ानी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो उसमें अमेंडमेंट होगा तो वो ईजिली हो जाएगा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है तो वो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि उसमें चेंजेस करना इतना इजी नहीं है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर है जो हम आगे पढ़ेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, दिस फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो हमारा कैसा है? ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है। ए लिविंग डॉक्यूमेंट दैट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें जब कभी रिक्वायरमेंट होती है मॉडिफिकेशन की तब की जाती है। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 मेथड प्रोवाइड करता है जिससे अमेंडमेंट हम कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी मॉडर्न टाइम के हिसाब से चेंजेस ला रहा है उसको उसमें डाला नहीं जा सकेगा। वो हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला है हमारा बाय सिंपल मेजोरिटी। कोई भी अमेंडमेंट एक सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, जिसमें क्या है बहुत इजीली हो सकता है। अमेंडमेंट बिल इज पास बाय सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी इज इक्वल टू मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी
कोई भी अगर सिंपल लॉ है जिससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने सैलरी बढ़ाने की बात कही थी, ऐसे छोटे मोटे लॉज के लिए सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया जा सकता है। अमेंडमेंट बिल लाएंगे और सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, यानी जितने लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं वोट डालते हैं और मेजोरिटी मिल जाती है उस चीज़ को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगा। दूसरा है बाय हमारा स्पेशल मेजोरिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो है ना, इसमें क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी इसको दोनों हाउस पार्लियामेंट में पास होना ज़रूरी है। तो इसको कैसे करना है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, जितने भी लोग हैं मतलब जितने भी मेंबर लोग हैं दोनों हाउस में, उसमें से एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलनी चाहिए, यानी 51% एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और साथ साथ 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग वोट कर रहे हैं प्रेजेंट है उसमें से 2/3 मेंबर्स होने चाहिए। तो ये दोनों जब कंप्लीट होगा तो इसे हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी, तभी जाके कोई प्रोविज़न जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड होकर ये बन सकता है। मान लीजिए 500 मेंबर्स हमारे टोटल हैं, ठीक है, 500 मेंबर्स के 50% कितना होता है, 251 होता है, तो ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट मेजोरिटी 500। अगर उस दिन प्रेजेंट सिर्फ 450 है, अब उसका हमें 2/3 चाहिए, तो 450 का 2/3 कितना होगा, 450 का 2/3 हो जाएगा हमारा 300। तो 300 क्या है हमारा, ये हो गया 2/3 मेजोरिटी। तो हमारे को 300 वोट्स चाहिए, ना कि 251 वोट्स चाहिए। तो ये दोनों के दोनों केस जो है ना अप्लाई होंगे, तब जाके स्पेशल मेजोरिटी आएगी। इससे भी बड़ा है हमारा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन, यानी इससे भी इम्पॉर्टेंट कोई मुद्दा होगा, कोई टॉपिक होगा, तो अब जाके वो स्पेशल मेजोरिटी और रेटिफिकेशन के थ्रू होगा। इसमें क्या होगा, फर्स्ट पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउस, यानी दोनों हाउस से इस वाले प्रोसेस को निकलना होगा, यानी ये प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, उसमें जितने लेजिस्लेचर्स हैं हमारे हाफ ऑफ द स्टेट्स का अप्रूवल होना चाहिए, यानी 50% जो है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर का अप्रूवल आया, तब वो स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन से हमारे अमेंडमेंट्स होगा। अगर किसी कोई लॉ या फिर रूल जिससे स्टेट का भी कोई मतलब है, या फिर कोई ऐसे लॉज जिससे बहुत बड़ी चीज़ें चेंज होने वाली है, तो हमारा स्पेशल मेजोरिटी एंड रेटिफिकेशन के थ्रू ही वो अमेंडमेंट किया जा सकता है। समझ में आ गया, सिंपल मेजोरिटी इसमें होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए स्पेशल, यानी एब्सोल्यूट भी और 2/3 मेजोरिटी भी प्रेजेंट मेंबर्स का इसमें होना चाहिए। ये पूरी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद स्टेट लेजिस्लेचर यानी 50% स्टेट का अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक डायनामिक नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक नॉट रिजिड, ये डायनामिक है, ठीक है, ये एकदम रिजिड नहीं है। इट हैज़ बीन अमेंडेड व्हेन एवर नीडेड, क्योंकि अभी तक जब भी ज़रूरत पड़ी तो इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं, इसीलिए ये डायनामिक है। अगर हम अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे तो हम मॉडर्न जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम उसमें ऐड नहीं कर सकते, तो हमारा कंट्री जो है ना पिछड़ा हुआ हो जाएगा। हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल में नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते हैं, अगर हम अपडेट नहीं करेंगे तो हमारा मोबाइल भी वर्किंग प्रोसेस स्लो कर देगा। इसी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना भी ज़रूरी है। इससे हम अपने नेशनल गोल अचीव कर पाते हैं, हम अपने कंट्री में जो सोशल एविल्स हैं उसको हटा पाते हैं, मीट चेंजिंग डिमांड ऑफ सोसाइटी में जो नए चेंजेस आ रहे हैं उसको हम कंप्लीट कर पाते हैं। और सोशल एविल्स यानी जो हमारी सोसाइटी में पहले से जो बुराइयां प्रेजेंट थी जिसको हम उस टाइम में नहीं हटा सके, हम अभी हटा सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है जो हमारा है एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। देखो प्रीवी पर्स क्या है, पहले हम उसको समझते हैं। प्रीवी पर्स क्या है, जब इंडिपेंडेंस मिला था तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिसको इंडिया में मिला लिया गया था, ठीक है। तो वो जब मिला लिया गया तो उनको कुछ पेंशन के जैसे कुछ फिक्स अमाउंट पे पैसे दिए जाते थे, उसे हम प्रीवी पर्स कहते हैं, ठीक है। बाद में इसको एबॉलिश किया गया, तो ये एबोलिशन ऑफ प्रीवी पर्स उसी तरीके का अमेंडमेंट है, ये मैंने यहाँ देख रखा है, ठीक है। एबोलिशन नेशनलाइज ऑफ बैंक, अब बैंकों को नेशनलाइज किया गया, ये भी एक अमेंडमेंट है, क्योंकि पहले बैंक प्राइवेट होते थे, पर समय के हिसाब से क्योंकि हर पर्सन का बैंक में
जाना, इसके लिए गवर्नमेंट को उसमें मतलब नेशनलाइज करना इम्पॉर्टेंट था। रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी हमारे जो भी इंफॉर्मेशन पाने का हमें राइट है, यानी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी चीज़ जब आती है तो उसका हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक अमेंडमेंट है। राइट टू एजुकेशन, अब जब लगा कि सोसाइटी में एजुकेशन सबसे मस्ट है तो ये राइट टू एजुकेशन भी लाया गया। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन सोशल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़। सोशल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ कहते हैं जो पंचायत वाले, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, जो सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं छोटे वाले, उनको कहा जाता है, वहाँ पर वुमेन का रिजर्वेशन। तो ये सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। तो इन अमेंडमेंट्स, ऐसे अमेंडमेंट्स जिससे हमारी सोसाइटी में हैं हमारे नेशनल गोल हम अचीव कर सकें, हम अपने नए डिमांड्स को मीट कर सकें, इसीलिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, डायनामिक कहते हैं। अब हम इंडिया के कुछ और नई चीज़ें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, हमारा कंट्री है। तो सबसे पहले हम सोवेरियन पढ़ते हैं क्या है। इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ये मैंने आपको बताया था कि हमें अभी इसको और डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन करके करना है। तो इंडिया क्या है, इंडिपेंडेंट है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। हम अपने इंडिया में जो भी हमारे फैसले, जो भी हमारे डिसीजंस लिए जाएंगे, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, हम इंडिपेंडेंट हैं। नो फॉरेन पावर कैन कंट्रोल इंडियाज डिसीजन। कोई भी फॉरेन पावर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इंडिया मेक इट्स ऑन लॉज एंड ऑन पॉलिसी। इंडिया अपने लॉज और पॉलिसीज़ खुद बनाएगा। कोई और बाहर की एक्सटर्नल जो भी कंट्रीज़ है या एक्सटर्नल कोई भी बॉडी इसमें इसको नहीं आ सकती, इसमें कोई भी डिसीज़न नहीं ले सकती है। ठीक है। सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिज्म इज़ अ नेशनल गोल। सोशलिस्ट होता है कि सोसाइटी में इक्वलिटी बनाने की कोशिश करना, इक्वलिटी लाना। सोशलिस्ट है इंडिया में जो है ना, सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो सोशलिज्म इंडिया का एक नेशनल गोल है। ठीक है। इंडियन एम टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। इसका एम क्या है, एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करना। अगर सोशलिस्ट नहीं होगा तो अपर क्लास या फिर रिच सेक्शन क्या करेगी, पुअर सेक्शन को एक्सप्लॉयट करेगी। एंश्योर इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशलिज्म में ही इकोनॉमिक जस्टिस आता है। सोशलिज्म में ही हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिक इनबैलेंस है, जो बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने की कोशिश है। द स्टेट इज़ नॉट बॉन्ड टू एनी सिंगल रिजिड आइडियोलॉजी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, तो जो हमारा स्टेट है इन सिंगल एक चीज़ के रिजिड आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए बॉन्ड नहीं है, उसको वो ट्राई करेगा। ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब ये नहीं है कि सोशलिस्ट बन के पूरी तरीके से रहेगा, जैसे और चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा, उसको ट्राई करेगा। ठीक है। तो रिजिड नहीं है। इस सोशलिस्ट को लेकर कई बारी डिस्प्यूट्स हुए हैं, बातचीत हुई है कि ऐसे इंडिया सोशलिस्ट नहीं है, बट सोशलिस्ट बनने की ट्राई की जाती है ताकि सोसाइटी में इक्वलिटी आ सके। सेकुलर क्या है, इंडिया के पास अपना कोई स्टेट नहीं है, मतलब स्टेट के पास कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है। यानी इंडिया को कोई हम हिंदू कंट्री, मुस्लिम कंट्री ऐसा हम नहीं कह सकते। यहाँ सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सिटीज़न इंजॉय फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी यहाँ के लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि मैं कोई भी धर्म मान सकती हूँ या नहीं मान सकती हूँ, कैसे भी पूजा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, इसकी हमें फ्रीडम है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि आप इस रिलीजन को फॉलो करते हैं तो ऐसा होगा। दिस राइट इज़ गारंटीड अंडर फंडामेंटल राइट। तो ये हमारे प्रीएम्बल में भी है, तो प्रीएम्बल से हम कोर्ट में नहीं जा सकते, बट ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। तो इसलिए हम इसके अगेंस्ट अगर हमारे ये वॉयलेट होते हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या है, इंडिया इज इलेक्टेड बाय अ पीपल, यानी इंडिया का गवर्नमेंट क्या है, लोगों से चुना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एडमिनिस्ट्रेशन कौन बनाता है, चलाता है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे लीडर्स। गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। और गवर्नमेंट कैसे काम करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल्स हैं उसके अंदर काम करता है। तो इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक है, यानी इनडायरेक्टली हम ही रूल कर रहे हैं। रिपब्लिक है, यानी हेड ऑफ द स्टेट, यानी प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति हमारे कंट्री में होते हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ किसी कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट
इलेक्ट होते हों, अपॉइंट नहीं इलेक्ट होते हों। यहाँ पे ये हेरिडेटरी नहीं है। हेरिडेटरी का मतलब अगर हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उनके बेटे को फिर से ही प्रेसिडेंट वाला पोस्ट नहीं मिलने वाला है। प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जब उनका पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और वो हमारे हेड ऑफ़ द स्टेट होंगे। ठीक है, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। एग्जाम्पल है इंग्लैंड में जो रिपब्लिक नहीं है बिकॉज यहाँ हेड जो है हेरिडेटरी है, यानी किंग और क्वीन होते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में कैसा गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, जो हमारे सेंटर और स्टेट दोनों जगह जो है ना लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो कंट्री को रन करते हैं। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट बोथ सेंटर एंड स्टेट, यानी सेंटर में भी और स्टेट में भी है। दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड फ्रॉम द ब्रिटिश मॉडल, हमने अभी पढ़ा भी था, ब्रिटिश से लिया गया। देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एजुकेटिव। ये क्या करता है, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक रिलेशनशिप लाता है। लेजिस्लेचर मतलब जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉज को अप्लाई करते हैं, तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप का काम करता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो हमारे लेजिस्लेचर के मेंबर, लेजिस्लेचर यानी हमारे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उन्हीं में से कुछ मेंबर्स को चुना जाएगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर मेंबर यानी हमारे एमएलएज, एमपी, एमएलएज स्टेट में, एमपीज कंट्री में। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के लोगों का अगर सपोर्ट रहेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, यानी मेजोरिटी रहेगी, सपोर्ट रहेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा। अगर लेजिस्लेचर यानी एमपीज, अगर हमारे लोकसभा के जो मेंबर हैं अगर उन्होंने सपोर्ट देना बंद कर दिया, यानी उनको मेजोरिटी नहीं मिलेगी किसी को, तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ख़त्म हो जाएंगे। द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी हमारे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट तो हैं बट नॉमिनल है, यानी सारा काम जो भी होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे प्रेसिडेंट से करवाया जाता है। Although President has many powers in practice, these are exercised by Council of Minister headed by the Prime Minister. हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं बट वो एक्सरसाइज किससे होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ओके, अब फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडिया। फेडरल और यूनिटरी यानी फेडरल है, यानी इसका वर्क का तो डिवीज़न है, लेयर्स में डिवीज़न है गवर्नमेंट का, फिर भी एक यूनाइट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडिया। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड रिजिड, ठीक है, लिखा हुआ है और रिजिड है। डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर स्टेट्स, क्या किया, सेंटर और स्टेट्स के पावर हमने डिवाइड कर दिए, यानी यहाँ हमारा यूनियन है, ठीक है, उसके नीचे हमारा यहाँ आ गया स्टेट और उसके नीचे हमारा आ गया यहाँ पे लोअर बॉडी। ठीक है, लोअर बॉडी। ठीक है, तो इन सब में सबसे पावरफुल हमारा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक है, और इन सब के पावर्स, यूनियन और स्टेट के पावर्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। यूनियन क्या कर सकता है, स्टेट क्या कर सकता है। ओवरऑल यूनियन के पास पावर ज़्यादा है। हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल डिस्प्यूट्स। इसके अलावा इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो हमारे पास है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करके दोनों के डिस्प्यूट्स को सेटल कर देता है। इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम विद अ डिफरेंस। अ फेडरल सिस्टम अच्छे समझ में आ गया। गवर्नमेंट के 3 लेयर्स हैं, यूनियन, स्टेट और लेजिस्लेचर। तीनों लेयर्स पे गवर्नमेंट अपना काम अलग अलग, क्योंकि सबके पास अपने पावर्स हैं, सबके पास अपने राइट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के काम में हाथ डाल सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वेरी पावरफुल, एज आई से अर्लियर, ये बहुत पावरफुल है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर इंडिया सम टाइम अपीयर यूनिटरी, क्योंकि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है इसलिए यूनिटरी शो होती है, क्योंकि ओवरऑल जब कभी वैसा सिचुएशन होगा कंट्री के लिए तो यूनियन गवर्नमेंट के रूल्स को ही फॉलो किया जाएगा। इंडिया हैज़ फेडरल फीचर कंबाइंड विद यूनिटरी एलिमेंट्स, देयरफॉर इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है इसलिए यूनिटरी फीचर्स भी शो करता है।
अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज समझते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि एवरी इंडियन सिटीज़न जो 18 ईयर से अबव है, एट 18 ईयर से अबव है, उन्हें राइट टू वोट है। ठीक है, वोटिंग इज़ गिवन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशन को वोट करना है, यानी कास्ट, कलर, क्लास, रिलीजियन, जेंडर, इन सब के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके वोट की वैल्यू एक ही मानी जाएगी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इससे हमारी इक्वालिटी शो होती है। दिस राइट अलाउ सिटीजन टू पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये हमारे सिटीजन्स को अलाउ करता है कि आप गवर्नेंस में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के आप गवर्नमेंट में, पॉलिटिक्स में आप क्या कर रहे हो, अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हो। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को हम और समझते हैं। राइट टू वोट बट ग्रांटेड इन 1950। कब दिया गया? 1950 में। इनिशियली वोटिंग एज वाज 21। इनिशियली जब ये स्टार्ट किया गया तो 21 ईयर्स वोटिंग एज था, अभी 18 ईयर्स है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 21st था, याद रखना आपको। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 1988 में हुआ था, जिसे चेंज करके 18 ईयर्स कर दिया गया। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया में जो है सिटीजनशिप सिंगल है। इन द यूएसए देयर इज़ अ डबल सिटीजन, यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है। सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री, कि अपनी स्टेट के भी सिटीजन हो आप, कंट्री के। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया के लोग ही सिर्फ सिटीज़न हैं। और आप इंडिविजुअल स्टेट्स के नहीं हो, कोई अगर यूपी का है, कोई अगर पंजाब का है, कोई अगर तमिलनाडु का है, तो वो वहाँ का सिटीज़न नहीं है, वो सिर्फ इंडिया का सिटीज़न है। एवरी पर्सन लिविंग एनीवेयर इन इंडिया इज़ अ सिटीज़न, कहीं भी आप रहते हो आप इंडिया के सिटीज़न कहे जाओगे। देयर इज़ नो सेपरेट सिटीजनशिप ऑफ स्टेट्स, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि आपको स्टेट का सिटीजनशिप मिले। ऑल इंडियन सिटीजन कैन गेट एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन इंडिया, जो भी इंडिया का सिटीज़न है वो कहीं भी रहेगा, कहीं भी उसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। लाइक पंजाबी, मराठी, गुजराती रेफर टू लैंग्वेज और रिलीजन नॉट सिटीजनशिप। जो ये पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, इसको हम लैंग्वेज कहते हैं, रीजन के अकॉर्डिंग, इसे सिटीजनशिप नहीं कहते हैं। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसे हम समझते हैं, यानी हमारे यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम के भी 3 लेयर्स हैं, हमारे पास भी जुडिशियल सिस्टम के भी लेयर बाय लेयर्स हैं। इंडिया इज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यूएसए की तरह नहीं है। इंडिया डज नॉट हैव सेपरेट फेडरल और स्टेट्स कोर्ट्स, इंडिया के पास स्टेट और फेडरल कोर्ट अलग अलग नहीं है, यानी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास हाई कोर्ट भी है, और उसके नीचे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है। ठीक है, ये रहा ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। ठीक है, बट ये जो है एंटायर जुडिशरी फॉर्म जो है वो वन हायरार्की सिस्टम में चलती है, यानी सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को सुपरवाइज करता है, हाई कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुपरवाइज करता है। हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को हाई कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट बदल सकता है। यानी ये अलग अलग काम करके भी ये जो है एक दूसरे से जुड़े हुए, इसलिए हम इसे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टुगेदर फॉर्म अ सिंगल जुडिशियल सिस्टम, ये बनाते हैं। हाई कोर्ट हैव सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर द, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सुपरवाइज करेगा। कोर्ट हैव ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल लॉज, और कोर्ट्स के पास सारे लॉज को ज्यूरिडिक्शन करने का पावर है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये तो आपस में हो गया, पर ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से भी अलग है, मतलब इन लोगों का इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, वो किसी भी तरीके से फोर्स नहीं कर सकते। जजेस आर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, जज को उनके क्वालिफिकेशन पे चूज़ किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। उन्हें प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर सिर्फ प्रेसिडेंट क्या उनको सिर्फ अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? थ्रू देयर क्वालिफिकेशन। जज कैन नॉट बी ईजिली रिमूव, जज को ईजिली रिमूव भी नहीं किया जा सकता, जज को हटाने का एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, जज को निकालने का जो प्रोसीजर उसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं। अब एक क्विज टाइम है, हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सिंगल सिटीजन इन इंडिया? फर्स्ट है एवरी सिटीजन इज a citizen of both the state and the union. Citizen have different citizen based on the language. Every citizen is only a citizen of India, not on of any state.
Citizenship change with the place of residence. Okay, then answer this question in comment. Thank you.